हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 एमसी क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो लगातार बने रहें और समझते रहें। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ 1479 इज, मतलब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कि जो प्रोडक्ट है वो इनमें से कौन सी है, वो हमें आंसर बताना है। तो इसके लिए आप इसको कीजिए 1479। तो ये हमारा 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ओके, और इसके बाद आप इसको ले सकते हैं 17 पे, 7 2 जा 34। ओके, और 17 9 जा 1। तो ये 17 पे गया हमारा, और उसके बाद हमारे पास जाएगा 29 पे 1। ओके, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो होंगे 3 into 17 into 29। सो 3 into 17 into 29 आपका सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें देखिए द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि बाई ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जीरोज क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिन के लिए उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल बन जाए। तो जैसे आप मान लीजिए इसके अंदर 5 रखेंगे तो 25 और 10 35 और ये 35 0 हो गया। 5 रखने पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 10 14 और यहाँ पे -14 0। तो ये b जो है 2 और 5 दोनों रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल बन रही है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर बाकी रखेंगे आप -2 रखेंगे तो उस केस में ये वैल्यू 0 नहीं बनेगी। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है, पोलिनोमियल को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए इस तरह से। और 0 के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इस पोलिनोमियल के हमें जीरोज बताने हैं और जीरोज वो नंबर होते हैं जिनको रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल बन जाएगी। अब ऐसे तो जज करना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन से नंबर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसको 0 के इक्वल रख दीजिए और वहां से जो x की वैल्यू निकल के आएंगी वही वो नंबर होंगे जिनको रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाती है। इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये 5 and 2 हो गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से -2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x माइनस 5, x माइनस 2। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएंगी दैट विल बी 2 and 5। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - x इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू 0 एट। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिए कि y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को। ये x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ओके, और y एक्सिस की अगर आप इक्वेशन जानना चाहते हैं तो ये होती है x इज इक्वल टू 0। तो आप इसको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 0 पूछा है तो x इज इक्वल टू 0 पूछा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है, ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये मान लीजिए इसका जो ग्राफ है वो ये है 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का जो ग्राफ है सपोज ये है। तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस को, मतलब y इज इक्वल टू 0 को कहाँ पे इंटरसेक्ट। तो जहां भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, वहां पर आपका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ये मैंने y 0 रख दिया। तो इस एक्सप्रेशन में y की जगह आप 0 रख दीजिए। तो y की जगह जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 6/2 यानी 3, यानी x कोऑर्डिनेट आपको 3 आ जाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेट कौन सा है जहां पे
ये लाइन y is equal to 0 यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज 30. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. The sum of two zeros is -1 and their product is -12. Then the quadratic equation satisfy the above condition is. तो पहले तो आप सीधे फॉर्मूले से बना सकते हैं कि वो इक्वेशन कौन सी है. आपको पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास गिवन है -1 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो मतलब वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जिनके जीरोज का सम -1 एंड प्रोडक्ट -12 है. इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी. इसके अलावा दूसरा भी हम लगा सकते हैं कि जीरोज का जो सम है वो -1 के इक्वल आना चाहिए. सम क्या होता है? -b/a. और जो प्रोडक्ट है वो -12 के इक्वल आनी चाहिए. तो आप चेक कर लीजिए कि इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ जीरोज आपका -1 बन रहा है. ओके, तो देखो इसमें करेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b हमारा -1/a1. तो ये तो हमारा 1 आना चाहिए -1, तो ये तो हो नहीं सकता. इसमें अगर आप करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी आप कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका -b/a लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 12. ये भी हमारे पास नहीं आया -1, ये भी नहीं हो सकती. इसमें भी सम ऑफ जीरोज लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? -b/a होता है, तो माइनस इंटू माइनस ये भी 1 है, ये भी हमारा -1 ही है. तो इसका मतलब इसमें अगर आप करेंगे तो इसमें ऐसा होगा, देखिए -1/1 -1. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी. ये हमारे पास कोई एपी है और इसकी हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये एपी जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है आपकी, मतलब नीचे की तरफ आ रही है. तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जहां पर नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे. तो हमें वो बताना है कि वो ऐसा कौन सा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव टर्म है, जहां पर ये एपी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी. जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कभी ना कभी तो आएगा ना कोई नंबर नेगेटिव, तो वो है कौन सा. तो ऐसे पता लगाना मुश्किल है अंदाजे से कि वो कहाँ पे होगा, कौन सा होगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जो भी नेगेटिव नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वो नंबर है जिसको आप लोग जनरल टर्म बोलते हैं. तो अगर वो नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी. तो यहाँ पे कंडीशन लगा दो a प्लस n-1d लेस देन 0. a यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 148 और कॉमन डिफरेंस कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. तो कॉमन डिफरेंस हुआ हमारा -7. तो इस कंडीशन को लगाओ. a हमारा है 148 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -7 लेस देन 0. अब 148 को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए. राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 148 सॉरी, इसको आप इसको कर लीजिए n-1 इंटू -7 लेस देन -148. अब इसमें ध्यान रखना है आपने, जब भी कभी यहाँ पर नेगेटिव, अगर कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है और n-1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे आप क्रॉस लगाएं, क्योंकि आपने सीधा लिख दिया इसके साथ डॉट लगा के. डॉट लगाएंगे तो अच्छे से डॉट लगाएं, नहीं तो क्रॉस लगाएं. ठीक है, तो उससे आपके आसानी से इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे. हमेशा पहले इसको राइट में शिफ्ट करें आप, और इसको राइट में शिफ्ट करने के बाद फिर नीचे ये नंबर लेके आए डिनोमिनेटर में. तो ये n-1 हमारा क्या आएगा? अब नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो ये जो साइन है आपका ये चेंज हो जाता है. लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है. तो ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा. -7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं बोथ साइड, तो ये हमने -7 से इसको डिवाइड कर दिया. इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया n-1 ग्रेटर देन. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 1 पॉइंट 7 1 जा 1 अप्रोक्सीमेट. तो n ग्रेटर देन 21.1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आया n ग्रेटर देन 22.1. तो इससे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी? तो ये n एक नेचुरल नंबर होता है, तो इससे 22.1 से जस्ट ग्रेटर हमारे पास वैल्यू होगी 23. तो
n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। अब हमें वो 23 नंबर टर्म बतानी है, तो a23 निकाल लीजिए। तो 23 क्या होगा, 23 नंबर जो टर्म होगी वो होगी a प्लस 22d। a कितना है आपका 148 प्लस 22 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास -7। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। 148 और ये हो जाएगा -7 4 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 114। तो ये हमारे पास आएगा 148 माइनस 154। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज -6। तो -6 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा गया है, द रेशियो इन विच 8 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 5 3 एंड 10 8। तो इसमें तो आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास पॉइंट है, चलो कोई नहीं, ये हमारा 5 3 है और दूसरा है आपका 10 8। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सपोज ये आर पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 8 6। तो डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास हैं तो आप उसकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया। एक्स इज इक्वल टू क्या है, मान लो ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट, तो m इंटू एक्स टू, फॉर्मूला पता होगा आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। mn लेंगे तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा यहाँ पे 10 होगा और प्लस में n, यहाँ पे हो गया 5 और अपॉन में m प्लस n। इसको सोल्व कर लीजिए। सॉरी, x की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी दे रखी है, x की वैल्यू रख दीजिए। x हमारे पास है यहाँ पे 8, तो x की वैल्यू हम लोग 8 रख देंगे यहाँ पर। क्लियर, ये हमारा 8 हो गया। क्रॉस ये हमारा आया 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। इसको इसके बाद जब सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमें मिलेगा 10m प्लस 5n इज इक्वल टू 8m प्लस में 8n। आप यहाँ से 10m में से 8m लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उधर से 8n और माइनस 5n। तो ये हमारे पास मिलेगा 2m और ये हमारे पास मिलेगा 3n। तो हमारा m अपॉन n कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/2। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा m रेशियो n दैट इज 3/2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल चैप्टर से है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, इन गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, यानी उनका रेशियो इक्वल होता है। तो आप ए बी अपॉन पी क्यू ले लीजिए और बी सी अपॉन क्यू आर ले लीजिए। तो ये कंडीशन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो आप कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल कर दीजिए। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बस इसी से हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी हमारा कितना है 2x अपॉन पी क्यू कितना है हमारे पास 6x इज इक्वल टू बी सी कितना है 3x प्लस 1 और आपका क्यू आर कितना है 7x प्लस 9। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा 1/3 से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 9x प्लस 3 और इधर करेंगे तो 7x प्लस 9। 7x इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 7x 2x और 9 में से 3 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज 3। तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, इन चारों में से ये जो आंसर आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द मिड पॉइंट ऑफ, इसके अंदर मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है 2x 5 एंड 4x 3y का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है दैट इज 5 2। देन वैल्यू ऑफ x एंड y हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ये है x1, क्या है, ये हमारे पास है x1 y1 और ये है फिर x2 y2।
और इसको ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला लगाओ x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसी तरह से आपका y1 प्लस y2 मतलब 5y प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये 4 और 2 6x और ये हो गया 5 2 10, तो x की वैल्यू आएगी 10 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 5 अपॉन 3। 5 अपॉन 3 देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए 5 और 3 8 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आएगा 4 अपॉन 8 यानी 1/2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहीं पर कर लेते हैं। हमें थीटा की वैल्यू बतानी है जब 3 tan थीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू होगी √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3, ये हमारा 3 हो गया। और 3 को आप रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को रूट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा है 1/√3। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 1/√3, और 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, ये आपको पता ही होगा, tan 30 की वैल्यू होती है। ओके, थीटा हमारा आएगा 30 डिग्री। तो विच इज योर करेक्ट आंसर बेटा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि sin 30 इंटू कोट 45 अपॉन sec 30 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व कर लीजिए सीधा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोट 45 की 1 होती है, और हमारे पास sec 30 की जो वैल्यू होती है वो sin 30 की 1/2, कोट 45 1, और sec 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन cos 30, cos 30 sin 30 2/√3। ओके, ये हमारे पास होगा 2/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2, और इसको पलट दीजिए, √3 न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये आपका आएगा √3/4। सो वेयर इज √3/4, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमारे पास 2 टावर्स गिवन है। क्या क्या है देखो, पढ़ लेते हैं। Two towers stand on horizontal plane of different heights h1 and h2 if the angle of elevation 30 degree and 60 degree and 30 degree respectively from the midpoint of the line joining these two towers, then h1 ratio h2 is। मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरह से है, ये थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बन रहा है थोड़ा, क्योंकि एमसीक्यू थोड़ी फास्ट भी करने होते हैं, इसलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा। तो ये हमारे पास दोनों टावर है, तो फर्स्ट टावर की हाइट h1 है और सेकेंड की है h2, और इनके बिल्कुल मिड में है कोई पॉइंट, मान लो ये आपका कोई पॉइंट P है, और यहाँ से जो ये मिड पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके बीच में, और इन दोनों टावर के जो टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो यहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये तो 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री। थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए ये हाइट यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इसका, ये भी मान लेता हूँ मैं, तो मिड पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 है और एक 30, इसका मतलब ये वाला टावर जो है इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस आपकी k, और लगा दीजिए फॉर्मूला। तो पहले इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये जो ट्राइंगल आपकी APC, इसके अंदर tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसको कर लीजिए h1 अपॉन k, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा यानी tan 60, तो h1 अपॉन k इज इक्वल tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से आप h1 निकाल लीजिए तो √3k। ठीक है जी, ऐसे आप ये वाले ट्राइंगल ले लीजिए PBD, इसके अंदर भी वही h2 अपॉन k इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया,
यहाँ पे tan 30 हो जाएगा। तो H2 अपॉन के tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से आपका जो H2 होगा वो आएगा, k से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k/√3। तो अब इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। तो H1 अपॉन H2 कितना हो जाएगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, H1 हमारा क्या आया था, ये था हमारा √3k अपॉन ये है k/√3। k/√3 करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाके पलट जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा k/√3, तो ये बना हमारा √3k इंटू √3 अपॉन के, इसे k कैंसिल, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3:1 आया। H1 अपॉन H2 तो हम लेके चल रहे थे, दैट इज 3:1। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आप लोग लगा सकते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू किसकी, देखिए सबसे पहले तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये तो 90 हो गया। अब हमें x निकालना है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दोनों एंगल बच गए उसकी इक्वल होगी। तो आप सीधा सीधा एक ही मिनट का है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 90। तो ये जो एंगल x है ये हो जाएगा 120 डिग्री। सो विच इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे ये x है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। अब इन तीन एंगल का सम 180 के इक्वल रख करके फिर x की वैल्यू निकालोगे तब भी यही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो AD है वो कंप्लीट है 10, इसके बाद जो DC है वो है 9, BC है दैट इज 5 और हमें AB निकालनी है। मान लो ये x सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि AD प्लस BC, इन दोनों साइडों का सम और इधर वाली दोनों साइडों का सम वो इक्वल होगा, दैट इज AB प्लस DC। अब AD कितना आपका 10 है, BC कितना आपका 5 है, AB कितना ही हमें निकालना है, इसको x सेलेक्ट कर लिया मैंने और ये हमारे पास 9। तो ये हो गया हमारा 15 इज इक्वल टू x प्लस 9। 9 को इधर शिफ्ट कर दो, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू x। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 6। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, देन द सेक्टर एंगल बताना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है जी। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया का 1/6 है। मान लीजिए अगर सर्कल का 36 है तो इसका 6 है, तो इक्वल कब होगा, तो इसको आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर्कल के एरिया को अगर आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएगा ना, यही दे रखा है हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल और 6x से 36 और 0। तो ये हो गया अपना थीटा अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितना आ गया, थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखो इसमें क्या है, 15 के अंदर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और जो शेडेड रीजन है ये क्या है, एक सेगमेंट है, ये आप लोग जानते हैं। इसमें जो शेडेड रीजन है ये क्या है, दिस इज सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी। शेडेड रीजन सेगमेंट है ना, तो इसका एरिया इस तरह से निकलेगा। तब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आप कॉमन ये पाई है, ओके। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए r स्क्वायर बाई 2।
आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा पाई थीटा अपॉन 180 माइनस आर, यहाँ पे साइन थीटा बच गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला गया, ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 to 22, देन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 से लेकर 22 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। ठीक है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड 7। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये थोड़ा सा मैं जल्दी ही कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2 से लेकर 22 तक। यहाँ भी आप लोग गलतियां करते हैं, कई बच्चे 20 कर देते हैं, इसका नहीं, इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 2 इसमें इंक्लूड है। तो 2 से 22 तक, 1 से 22 तक, 1 को कम कर दीजिए, ये आएंगे 21। तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 21। तो 7 अपॉन 21 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से ऐसी कौन से ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। 0 से लेके 1 तक, आउट ऑफ दिस रेंज प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलो चेक करते हैं। 27% का मतलब हो गया 27/100। तो 2 के बाद पॉइंट लेंगे तो 0.27। तो ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो हो सकती है। ये भी हो सकती है क्योंकि 0.36 है, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसको जरा देखिए डिवाइड करके, 0.4 ओके और 4, तो ये भी आपका 0 और 1 के बीच में ही है। ये आपको देखो, ये आएगा आपका 1 पॉइंट ओके और 1.7 के आसपास। तो ये तो 1 से ज्यादा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बाकी तीनों हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। इस बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स में से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, कई सैंपल पेपर्स में मैंने देखे हैं। इसमें क्या है कि मीन और मीडियन का रेशो दे रखा है, हमें मोड और मीडियन का रेशो निकालना है। तो इसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए, आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है जी, ये है। ये कई बार पूछ भी लेते हैं एमसीक्यू में, चार दे देंगे, चार में से कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है और इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो मीन और मीडियन का रेशो दे रखा है, तो मीन कितना होगा, रेशो को ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो मीन हुआ 5k और आपका जो मीडियन है ये हो गया 4k। क्लियर, ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसकी हेल्प से मैं मोड की वैल्यू निकाल लूंगा। 3 इंटू मीडियन हमारे पास कितना 4k और मीन हमारे पास है 5k, यहाँ से हमारा मोड आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया 12k इज इक्वल टू 10k प्लस मोड। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मोड हमारा आया 12k माइनस 10k, ये 2, ये हमारा मोड आ गया, ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मीन है। तीनों की वैल्यू निकाल ली। आपने रेशो किसका निकालना है, मोड रेशो मीडियन, मोड रेशो मीडियन। तो इनका रेशो कितना होगा, मोड कितना है हमारा अभी 2k, रेशो मीडियन कितना हमारे पास 4k। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1:2, 1:2। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि असर्शन और रीजन को किस तरह से सोचना है। असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, उसको आपने देखना है, सोल्व करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। और सपोज दैट
अगर वो करेक्ट है तो उसका एक्सप्लेनेशन रीजन में गिवन होगा। मतलब जो भी आपने असर्शन में किया, जो भी उसको करने के लिए आपने हेल्प ली, वो सारा आपका रीजन में मिलेगा कि आपने असर्शन को करने के लिए आपने जो कथन है, स्टेटमेंट ए है, उसको करने के लिए आपने किस फॉर्मूले का यूज किया, जो भी किया वो आपका रीजन में मिलना चाहिए। ठीक है, तभी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले देखते हैं, एक राइट सर्कुलर कंटेनर जिसका बेस रेडियस 7 है और हाइट 10 है और कंटेन 1540 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइसक्रीम। मतलब कहने का उसका वॉल्यूम देखना हमें क्या इतना आ रहा है। तो देखो ये है हमारे पास सिलिंड्रिकल है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी, आर 7 इंटू 7 और एच कितना आपका 10। 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 1540। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब असर्शन आपका करेक्ट है। अब रीजन में देखना, द आइसक्रीम ऑफ अबव कंटेनर distributed to 10 children in equal cones, then the each child get 154 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ। मतलब अगर ये जो आइसक्रीम है इतने सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको हम 10 बच्चों में डिवाइड करें तो हर बच्चों की, या तो ऐसे कर लीजिए, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हर स्टूडेंट को 154 सेंटीमीटर क्यूब इतना आइसक्रीम मिलेगा। तो ये भी ठीक, देखिए ये भी ठीक है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या असर्शन में जो भी हमने किया उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ वॉल्यूम का कोई नाम ही नहीं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट तो है, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, असर्शन में 5k - 1, 3k + 7 एंड 4k + 8 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें बताना है k की वैल्यू 7/3 है। तो अगर ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या होगा एपी की, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए, ये आपका मान लो a1 है, ये a2 है, ये आपका a3 है। तो a2 - a1, a2 का मतलब 3k + 7, a2 - a1, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा a3 - a2। a3 हमारे पास कितना है 4k + 8 और माइनस ये हमारे पास है 3k+। यहाँ से सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ 3k + 7 - 5k + 1 इज इक्वल टू 4k + 8 माइनस 3k - 7। तो ये हो गया, ये -2 क्या है यहाँ पर और प्लस में 8, ओके, और इधर से ये हो गया हमारा k और ये हो गया आपका +1। तो यहाँ से k को इधर लेके आएंगे तो -2k - k इज इक्वल टू 1 - 8। तो ये हमारा आया -3k इज इक्वल टू -7। 7/3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो क्या इसमें है सर? बिल्कुल है, असर्शन तो करेक्ट हो गया, 7/3 आ गई। जरा रीजन देखो, कॉमन डिफरेंस d ऑफ एन एपी इज इक्वल टू दिस, ये भी करेक्ट है, कॉमन डिफरेंस है इसमें। तो क्या हमने ऊपर जो असर्शन में जो भी किया उसको करने के लिए इसकी हेल्प ली हमने? बिल्कुल लिया, अभी तो लिया a2 - a1, ये कॉमन डिफरेंस की तो हेल्प ली है, जिसकी हेल्प से हमारी k की वैल्यू 7/3 आई है। इसका मतलब जो रीजन है ये भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ए। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो में आगे कंटिन्यू आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।